जी ये आपको स्लाइड सबको नजर आ रही है? एवरीबॉडी इज देयर? जी सर। ओके सो यस सर। लास्ट टाइम हमने ए फाइन फॉरवर्ड वॉर्पिंग देखी थी और बैकवर्ड वॉर्पिंग देखी थी। इसका हम रिकैप कर लेते हैं, हल्का सा इसको गो थ्रू कर लेते हैं। फॉरवर्ड वॉर्पिंग बुनियादी तौर पर क्या है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं और एक इमेज दूसरी इमेज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसको हम फॉरवर्ड वॉर्पिंग के जरिए पहले हमने किया था। फॉरवर्ड वॉर्पिंग में बुनियादी प्रॉब्लम क्या थी, कौन बताएगा? व्हाट इज द प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम इन फॉरवर्ड वॉर्पिंग? मोहम्मद साद आमिर। सर पिक्चर्स में जो है ना वो होल आ रहे थे और रोज जो है वो हमारे पास रिपीटेड भी हो रही थी। पिक्चर्स में होल्स क्रिएट हो रहे थे और जिसकी वजह से पिक्चर की क्वालिटी इंप्रूव नहीं रहती बल्कि खराब हो जाती है। एंड दैट इज व्हाई हमने सोचा था कि हम इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमने फिर सोल्यूशन दिया था। और वो सोल्यूशन क्या था, कौन बताएगा? मोहम्मद साद आमिर। यस सर। सर बैकवर्ड वॉर्पिंग का। बैकवर्ड वॉर्पिंग यूजिंग राउंड फंक्शन। बैकवर्ड वॉर्पिंग यूजिंग राउंड फंक्शन। बैकवर्ड वॉर्पिंग यूजिंग राउंड फंक्शन के अंदर जो होल्स की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई थी और उसके बाद होल्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, लेकिन उसकी वजह से एक और प्रॉब्लम इसके अंदर मौजूद आ गई थी और वो क्या थी? What was the problem in backward warping using round function? मोहम्मद जुनेद। यस सर। सर पिक्चर की जो क्वालिटी है ना वो नहीं थी सही, मतलब कहीं कहीं पे ब्लर इफेक्ट आ रहा था। यस, पिक्चर की जो क्वालिटी है वो खराब हो गई थी, ब्लरी इफेक्ट आ रहा था। ओके, नो दैट इज नॉट ट्रू। बैकवर्ड वार्पिंग यूजिंग राउंड फंक्शन में पिक्चर की क्वालिटी क्यों खराब हुई थी, यही सवाल है, कौन बताएगा? और सर उसमें सर रोज रिपीट हो रही थी इस वजह से। यस, उसके अंदर रोज की रिपीटिशन हो रही थी और इसकी वजह से क्वालिटी खराब हो रही थी। रोज की रिपीटिशन क्यों हो रही थी? क्योंकि हम उसको राउंड कर देते थे। 1.53 अगर पोजीशन से उठाना है तो हम उसको राउंड करके वहां से उठाते थे तो वैल्यू सही नहीं आती थी। इसका आपने क्या किया, क्या सोल्यूशन निकाला फिर अपने? व्हाट वी शुड डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कौन बताएगा? मोहम्मद जुनैद। यस सर। सर बाइलिनियर इंटरपोलेशन से किया था। Yes, we did backward warping using bilinear interpolation. We started with backward warping using bilinear interpolation. Backward warping using bilinear interpolation. और ये हमने इसका कोड भी कर लिया था। अब मैं कोशिश करूंगा आजकल में इसकी जो प्रोग्रामिंग असाइनमेंट है वो अपलोड कर दूं। जैसे ही आपको असाइनमेंट मिले उसको शुरू कर दें, तभी आप उसको ज्यादा आसान तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। Now we have summarizing the basic 2D transformations. So rotation के पैरामीटर्स क्या होते हैं, कौन बताएगा? What are the parameters of rotation? मोहम्मद जुनैद। यस सर, बताइए। cos थीटा माइनस साइन थीटा 0, cos थीटा साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1। यस, स्केलिंग के पैरामीटर्स क्या होते हैं, कौन बताएगा?
Amir Hamza, yes sir. SX 0 0 0 SY 0 0 0 1. Yes, SX 0 0 0 SY 0 S. शेयर इन एक्स डायरेक्शन आपका म्यूट है अमीर हमजा. मोहम्मद जुनेद. 1 EX 0 0 1 0 0 0 1. यस. शेयर इन वाई डायरेक्शन, इसके पैरामीटर्स क्या होंगे, कौन बताएगा? मोहम्मद साद आमिर, यस. सर 1 0 0 0 EY 0 0 1. यस. सर 1 0 0 0 1 EY 0 0 1. यस. ट्रांसलेशन मैट्रिक्स कौन बताएगा इसके पैरामीटर्स? मोहम्मद साद आमिर. सर 1 0 DX 0 1 DY 0 0 1. यस. और फिर एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन के 6 पैरामीटर्स होते हैं और प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन के 8 पैरामीटर्स होते हैं. तो ये हमने बुनियादी तौर पर बेसिक 2D ट्रांसफॉर्मेशंस को हमने पढ़ा था. अब अगर आपसे कहा जाए कि 3D ट्रांसफॉर्मेशंस हमने पढ़नी है तो 3D ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सिंपल है. बिल्कुल 2D ट्रांसफॉर्मेशन की तरह 3D ट्रांसफॉर्मेशंस भी मौजूद हैं. जैसे अगर ट्रांसलेशन के अंदर dx और dy था तो 3D ट्रांसलेशन के अंदर dx, dy और dz ये तीनों चीजें आ जाएंगी. So this is dx, dy and dz. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No sir. No, sir. ट्रांसलेशन का जो इनवर्स है that is minus dx minus dy minus dz. So translation into translation inverse is equal to I. Now there is a scaling matrix. This is scaling. और इसका 2D मैट्रिक्स और 3D मैट्रिक्स क्या होगी? Sx, Sy और Sz. दिस इज स्केलिंग मैट्रिक्स और ये उसकी होमोजीनियस फॉर्म है. स्केलिंग मैट्रिक्स समझ आ गई? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? No, sir. स्केलिंग मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, कौन बताएगा? व्हाट इज द इनवर्स ऑफ स्केलिंग मैट्रिक्स? यस, मोहम्मद साद आमिर. सर SX के साथ माइनस और SY के साथ माइनस और SZ के साथ माइनस आ जाएगा. ओके, एनीवन एल्स? स्केलिंग मैट्रिक्स जो 3D में है इसका इनवर्स क्या होगा? सर 1 over SX हो जाएगा. यस, 1 over Sx, 1 over Sy और 1 over Sz. So this is scaling matrix. By definition inverse matrix और उस मैट्रिक्स, उन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करें तो जवाब हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है. So this is scaling inverse. 1 by Sx, 1 by Sy and 1 by Sz.
मोहम्मद साद आमिर, यस। सर ये जैसे 1/SX है, तो अगर हम इसको माइनस की पावर में भी लिखें तो इज इट पॉसिबल कि ये ठीक होगा? 1/SX को आप कैसे लिखना चाह रहे हैं? सर 1/SX है ना, तो SX -1 लिख सकते हैं हम लोग इसके रिप्लेसमेंट पे, SX रेज टू पावर 1, -1। SX रेज टू पावर -1 लिख सकते हैं जी। ठीक है सर। यहाँ तक सही है जी। शेयर, अगर शेयर मैट्रिक्स को 3D में देखा जाए तो दिस इज द शेयर मैट्रिक्स इन 3D। इसको कैसे पढ़ेंगे, कोई बता सकता है? This is shear in x direction with respect to y and z, and shear in y direction with respect to x and y, and shear in z direction with respect to x and y. ये shear matrix समझ आ गई आपको? यस सर। ये shear matrix दोबारा से कोई पढ़ के बता सकता है इसको कैसे यस पढ़ेंगे? सर। बताइए। यस सर, सादा आमिर। सर shear in x direction with respect to y and z, and shear in y direction with respect to x and z, and shear in z direction with respect to x and y. यस, बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि ये हमारे पास एक शेयर मैट्रिक्स है लेफ्ट साइड पर, इसको कैसे पढ़ेंगे? ये जो लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स है इसको कैसे पढ़ेंगे, कौन बताएगा? मोहम्मद साद आमिर, यस सर। सर ये हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स है, ये हमारे पास शेयर इन x डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू y एंड z. यस, बिल्कुल सही है। शेयर इन एक्स डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड जी। जो हमारे पास बीच में मैट्रिक्स है ये क्या है जी, कौन बताएगा? सर ये शेयर इन y डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू x एंड z. Yes, it is shear in y direction with respect to x and z. Shear in y direction with respect to x and z. थर्ड मैट्रिक्स है, इसको कौन बताएगा? सर इसमें शेयर इन z डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू x एंड y. Shear in z direction with respect to x and y. Shear in z direction with respect to x and y. बिल्कुल सही है, यहाँ तक सही है। So these are the shear matrices. यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं जी। Any questions? No sir. ये कौन सी मैट्रिक्स है, इसको कैसे पढ़ेंगे, कौन बताएगा? शेयर मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम कैसे पढ़ेंगे, कौन बताएगा जी? मोहम्मद साद आमिर, यस सर। सर ये जो है ये हमारे पास शेयर इन x, y और z तीनों डायरेक्शन में होगा. No. Anyone else? जी, anyone else? मोहम्मद जुनैद, yes sir. Shear in x direction. So it is shear in x direction with respect to y. Shear in x direction with respect to y. ये कोई बता सकता है इस मैट्रिक्स को हम कैसे पढ़ेंगे? Raise your hand before you speak.
मोहम्मद साद आमिर, यस सर, बताइए। सर ये शेयर इन z डायरेक्शन होगा। शेयर इन जेड, ओके, एनीवन एल्स? अब्दुल्ला आमिर, आप बताइए। सर ये शेयर इन with respect to z. यस, शेयर इन x डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू z। ये कौन सी मैट्रिक्स होगी बताइए? जी, ये वाली मैट्रिक्स जो है इसके बारे में क्या इनपुट होगी? मोहम्मद जुनेद। Share in x direction with respect to y and z. Shear in x direction with respect to y and z. Yes. Shear in x direction with respect to y and z. ये जो मैट्रिक्स है इसको आप कैसे पढ़ेंगे? कौन बताएगा? मोहम्मद जुनेद। Share in y direction with respect to x. Okay, anyone else? Saad Amir. Sir, share in y direction with respect to x. No. Amir Hamza. Then share in x direction with respect to y. Shear in x direction with respect to y and shear in y direction with respect to x. Shear in x direction with respect to y and shear in y direction with respect to x. Yes. I think आज के लेक्चर में से हम क्विज ले लेना चाहिए हमें. Be careful. जी, यहाँ तक क्लियर है जी? जी सर. अजीम अब्बास, यस. सर ये इनकी नहीं समझ आई, ये जो अभी जो किया ना हमने, जो शेयरिंग वाले, जो स्लाइड ओपन है अभी वाले, एक बार समझा दे सर ये. जी, असल में इसमें हम शेयर मैट्रिक्स लिख रहे हैं 3D शेयरिंग के लिए. इसमें जो पहली रो है उसमें अगर कोई भी वेरिएबल y या z में होगा तो इसका मतलब है शेयर इन x में हो रहा है. अगर दूसरी रो में यहाँ पर कोई वेरिएबल हो 0 के बजाय तो हम कहेंगे शेयर इन y हो रहा है. तीसरी रो में यहाँ पर 0 0 की बजाय अगर कोई वेरिएबल होता तो हम कहते हैं शेयर इन z हो रहा है. So this is shear in x with respect to y and यहाँ पे shear in y नहीं हो रहा क्योंकि 0 0 है, shear in z भी नहीं हो रहा, तो shear in x with respect to y. यहाँ पर भी गौर करें तो पहली रो में तो एक वेरिएबल मौजूद है इसलिए हम कहेंगे shear in x with respect to z. लेकिन यहाँ पर इन रोज में कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है तो यहाँ पर we will not assign anything. यहाँ पर shear in x with respect to y and z. यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रो में वेरिएबल दो मौजूद है, shear in x with respect to y and z, लेकिन सेकंड और थर्ड रो में मौजूद नहीं है. लास्ट में आ जाता है shear in x with respect to y and, तो यहाँ पे shear in x with respect to y and यहाँ पे सेकंड रो में एक वेरिएबल है, इसका मतलब है shear y में भी हो रहा है, तो shear in x with respect to y and shear in y with respect to x. समझ आ गई बात?
तो रोज के सर, अब लिहाज से clear पता है। चलता है कि शेयर किसमें होना है। कॉलम बताता है कि विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, सेकंड कॉलम का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू वाई, थर्ड कॉलम का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू जेड, फर्स्ट कॉलम का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब कोई सवाल है तो पूछ ले। सर अगर ये लास्ट कॉलम में हुआ फिर? अगर ये लास्ट कॉलम में क्या चीज होगी? वेरिएबल। जी सर, कोई भी वेरिएबल अगर लास्ट कॉलम में हो। लेट्स से ये डी लास्ट कॉलम में होता है। लास्ट कॉलम और लास्ट रो ये होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स के लिखने के लिए है, तो ये लास्ट कॉलम में नहीं हो सकते। अगर ये लास्ट कॉलम में होगा तो दैट इज द पैरामीटर फॉर ट्रांसलेशन, नॉट फॉर शेयर। लास्ट कॉलम में अगर कोई वेरिएबल होगा इट इज फॉर ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या है जो हमने ऑलरेडी देखी हुई है। दिस इज ट्रांसलेशन। जी सर। Now we are coming to 3D rotation. थ्री डी रोटेशन में हम पॉजिटिव थीटा या पॉजिटिव रोटेशन हम उसे कहते हैं कि अगर ये चीज, ये पॉइंट यहां से यहां पर मूव कर रहा हो, प्रोवाइडेड कि z एक्सिस यहां पर हो एंड वी आर लुकिंग डाउन टुवर्ड्स द z एक्सिस। अगर ये एक पेपर है जिसमें ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, z एक्सिस बाहर निकल रही हो, तो अगर ये रोटेशन इधर से इधर हो रही है, अगर हम अपनी फिंगर्स को इस डायरेक्शन में कर्ल करें और हमारा थंब की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, इसका मतलब है दिस इज पॉजिटिव रोटेशन। तो सिंपल ये है कि रोटेशन अराउंड z एक्सिस, दिस इज कॉल्ड सिंपल पॉजिटिव रोटेशन। अगर इस डायरेक्शन में यानी कि z एक्सिस में अराउंड एंटी क्लॉकवाइज हो रही है रोटेशन, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव रोटेशन। अगर क्लॉकवाइज हो रही है तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रोटेशन। यहां तक इसको समझने का तरीका ये है कि यहाँ पे देखिए, अगर हम इस तरह से हाथ बना लें, ये फिंगर्स को ऐसे कर्ल करें और ये विंडो, ये थंब आपका बाहर निकल रहा है, इसको आप थंब रूल भी कहते हैं और राइट हैंड रूल भी कहते हैं। इसमें इफ यू कर्ल योर फिंगर्स अराउंड z एक्सिस while the thumb is pointing outside, this is called thumb rule या right hand rule. So this is rotate. So this is positive rotation. तो rotation around z axis अगर होगी तो उसकी जो मैट्रिक्स है वो ये है, रोटेशन अराउंड x एक्सिस की ये मैट्रिक्स है, और रोटेशन अराउंड y एक्सिस की ये मैट्रिक्स है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। नॉर्मली जो थंब रूल है या राइट हैंड रूल है, अगर आप कोई भी पेज खोल रहे हो या कोई भी चीज आप ओपन कर रहे हो, तो आप अपने फिंगर्स को रोटेट करें जिस डायरेक्शन में, और अगर आपका थंब बाहर आ रहा है, इसका मतलब है कि अगर आप उसको अपनी फिंगर्स की डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो वो चीज बाहर की जाने आएगी, यानी खुलेगी। दुनिया में तमाम के तमाम पेंच या जितने भी स्क्रूज हैं, जितने भी पेंच हैं, तमाम के तमाम राइट हैंड रूल को फॉलो करते हैं। व्हाट इज राइट हैंड रूल? कि आपने फिंगर्स को z एक्सिस के अराउंड कर्ल किया। फिंगर्स को कर्ल करने का मतलब है कि आप इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाएं और आपकी थंब बाहर आ रहा है, इसका मतलब है कि वो पेज बाहर आएगा। अगर आप थंब को, अगर आप इसको हाथ को उल्टा करके पकड़ें
यानी फिंगर्स को आप क्लॉकवाइज घुमाएं, थंब अंदर की जानिब जा रहा है, इसका मतलब है वो चीज टाइट होगी, यानी दैट इज कि वो पेंच आप उसको टाइट कर रहे हैं। तो दुनिया में जितने भी पेंच हैं, अगर आपने कोई चीज खोलनी है और आपको ये ना पता हो कि किस साइड पे घुमाना है, तो आप अपने फिंगर्स को कर्ल करें, थंब की डायरेक्शन आपको बताएगी कि वो ओपन होगा या क्लोज होगा। ये समझ आ रही है बात? यहां तक सही है जी? Okay, so this is a rotation matrix around z-axis, rotation matrix around x-axis, and this is rotation matrix around y-axis. इसके बाद हम रॉड्रिक फार्मूला पे आ जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप रोटेशन अराउंड z एक्सिस कर रहे हैं, x एक्सिस कर रहे हैं, y एक्सिस कर रहे हैं, व्हाट अबाउट अगर आपसे कहा जाए रोटेशन अराउंड एनी आर्बिट्ररी एक्सिस? फार्मूले में क्या है? I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I का मतलब है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। I मैट्रिक्स है 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1। Sin theta multiplied by xn plus 1 minus cos theta multiplied by xn whole square. So this is a Rodrik formula. अगर आप इधर xn की वैल्यूज को पुट कर दें, साइन 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी तरह 1 माइनस कॉस 30 को थीटा को मल्टीप्लाई कर दें बाय xn, यानी इस मैट्रिक्स से फिर उसको मल्टीप्लाई करें बाय xn, क्योंकि xn स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अल्टीमेटली आपके पास r की एक वैल्यू यानी रोटेशन मैट्रिक्स आ जाएगी। रॉड्रिक फार्मूला में अगर हम nx की वैल्यू मालूम ना गिवन हो आपको, ny की वैल्यू गिवन है, nz की वैल्यू गिवन है, थीटा भी गिवन है, फाइंड r यूजिंग रॉड्रिक फार्मूला। तो इसको कैसे करेंगे आप? इसको सॉल्व करके बताएं, हाउ टू सॉल्व इट। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप nx को कैसे निकालेंगे? हाउ यू फाइंड nx? The magnitude of any axis is 1, so nx square plus ny square plus nz square का अंडर रूट इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से ny और nz की वैल्यूज पुट करके आप nx की वैल्यू निकाल लेंगे। तो nx की वैल्यू निकालें एंड टेल मी कि क्या वैल्यू आ रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ nx एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू। Hurry up, guys. Yes, मोहम्मद साद आमिर बताइए। सर आपने ये nx फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू 1। ओके सर। Point 5. नहीं 0.5 नहीं आएगी। सर वो स्लाइड कर दीजिए, ny और nz की वैल्यू है। nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू 1। ny की वैल्यू 0.3 पुट करेंगे, So 0.3 का स्क्वायर लेंगे। 0.5830. No. So let me open a whiteboard. If you look at it, बल्कि whiteboard की बजाय
क्योंकि उसमें स्केल लिखना मुश्किल है, वर्ड की फाइल में ओपन करता हूँ, वर्ड में बताना ज्यादा आसान होगा। So this is nx स्क्वायर, ये आपको नजर आ रहा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। फार्मूला है nx स्क्वायर जमा ny स्क्वायर nz स्क्वायर होल अंडर रूट। होल अंडर रूट कैसे लिखेंगे? यहाँ पे मैं इक्वेशन एडिटर भी यूज कर सकता हूँ, तो आई कैन यूज इक्वेशन एडिटर, उससे जरा शायद जल्दी। सो दिस इज not food, but this is nx। सर मैंने कैलकुलेट किया है x की वैल्यू। यस सर, बताइए। सर 0.417। नो, वैल्यू एक बार बता दें एन वाई और एन सी की। एन वाई की वैल्यू है 0.3, एन जेड की वैल्यू है 0.5। सो दिस इज, और अब इसकी अगर मैं वैल्यू इसके अंदर पुट करूंगा और सॉल्व करेंगे तो इट्स वेरी इजी टू सॉल्व नाउ। क्या ख्याल है? अगर आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो सिंपल एन वाई की वैल्यू क्या क्या होगी? तो 0.3 का स्क्वायर 0.6 सर। 0.3 का स्क्वायर का मतलब है 0.09, राइट? 0.5 का स्क्वायर, ये समझ आ रही है सबको? दिस इज 0.3 यस सर। और यहाँ पर आ जाएगा उसका स्क्वायर, विच इज स्क्वायर लिखने के लिए फिर या तो आपको इक्वेशन ही यूज करनी पड़ेगी, तो इक्वेशन कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। सर 0.44 आंसर है। देने ना वो तो ये If you simply ny square की अगर हम करेंगे तो it will be 0.3 का स्क्वायर, और यहाँ पर अगर हम वैल्यूज लेंगे सर इसका N आंसर आता Z, है 0.7810। एक मिनट, only raise your hand, don't speak। एन यहाँ पर इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.5। अब आप इसको सॉल्व करें तो क्या जवाब आता है? रेज योर हैंड बिफोर यू स्पीक।
यस तैयब रफीक साहब जी बताइए। सर 0.7810। हाँ तकरीबन 0.8 तक आता है इसका आंसर, 0.81। अमीर हमजा। सर अमीर हमजा यस। यस सर। सर सर लेक्चर एंड कर दीजिए। क्या कर देता हूँ, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इन दोनों का साइडों पे स्क्वायर ले लेंगे हम, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा? सिंपली इट विल बी, दोनों साइडों पे अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा और दिस विल बी इक्वल टू 1. 1। दिस विल बी इक्वल टू 1 विच इज एक्चुअली, और अगर आप उसको गौर करें तो दिस 1 को अगर हम गौर करें तो दिस विल बी n, this square is equal to what? 1 minus 0.3 का स्क्वायर which is 0.09 minus 0.25, ऐसा ही है। यस सर यही है। व्हाट इज द आंसर? क्या जवाब आएगा? जी व्हाट विल बी द आंसर? साद आमिर। 1 minus 0.09 minus 0.25, क्या जवाब आएगा? Sir 0.417. 417. 0.66 सर। 0.66 यस। 0.66 का अंडर रूट लें तो क्या जवाब आएगा? सर क्योंकि ये देखिए n x 0.781। 0.81 आएगा। सर 0.81। यस तो आंसर इज 0.81। अगर आप इसको ये सॉल्व कर लें तो सिंपल आंसर इज, अगर हम इसको खत्म कर दें तो आंसर इज 0.81 एंड तो nx की वैल्यू निकल आई। अब हमारे पास nx की वैल्यू आ गई है, थीटा हमारे पास मौजूद है, तो हम सिंपली उस फार्मूले में पुट कर देंगे। लेट मी शेयर इट। सर ये क्वेश्चन जो है मिड में भी था। सिंपली आप उस फार्मूले में पुट कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो फाइंड द r। तो व्हाट यू विल डू इज, ये r आपने निकालने के लिए क्या करना है कि अब आपके पास इस फार्मूले में nx ny nz ये वैल्यूज मौजूद है, थीटा की वैल्यू 30 है। अब आपने r की वैल्यू में आपके पास अल्टीमेटली इसको सॉल्व करना है और 3/3 एक मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो ये आप सॉल्व करके आज रात को 10 बजे तक मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है जी? ओके सर। फैक्टराइजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस। बात तो ऐसा होता है कि किसी एक मैट्रिक्स को देखकर, अब लेक्चर हमारा 1-2 मिनट में खत्म होने वाला है, बात तो ऐसा होता है कि किसी एक मैट्रिक्स को देखकर ये अंदाजा नहीं होता कि वो मैट्रिक्स क्या करती है। समटाइम्स तो दिस इज, सर मेरी अटेंडेंस रह गई। एक मिनट यार, एंड लेक्चर की ऑप्शन ही नहीं आ रही। सर आपने, हेलो सर। सर मेरी भी अटेंडेंस रह गई है। सर आपने ऐड नहीं ओके सर किया। मेरी अटेंडेंस लगा दें। ओके वो भी हम एंड पे देखते हैं। जस्ट लेट मी फिनिश द लेक्चर फर्स्ट। ओके सो एंड लेक्चर की ऑप्शन क्यों नहीं आ रही थी यार? खैर दफा करो, लेट मी फिनिश विद द लेक्चर फर्स्ट। ओके सो ये नजर आ रहा है जी? उसके लिए हम बाज़ दफा हमें मैट्रिक्स को देख के ये पता नहीं चल रहा होता कि ये मैट्रिक्स क्या करती है। जैसे लेफ्ट साइड पे इसको देख के पता चल रहा है कि ये मैट्रिक्स क्या करती है। नो इसको सर। तो देख के पता नहीं चल रहा कि ये मैट्रिक्स क्या करती है, लेकिन इसकी अगर हम सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन करें तो इससे हमें ये 3 मैट्रिसेस मिलती हैं।
SVD का फंक्शन मैटलैब में भी मौजूद है, उसको अगर अप्लाई करें तो आपको VSU यानी एक ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स U मिलेगी, S मिलेगी और फिर V मिलेगी। ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स का मतलब है ये रोटेशन मैट्रिसेस हैं, तो नॉर्मली आप इसका मतलब है कि V का मतलब है कि रोटेशन हुई, S का मतलब है स्केलिंग हुई, फिर U का मतलब है फिर रोटेशन हुई। So this is called singular value decomposition. अब इस मैट्रिक्स को ब्रेक डाउन करके आपको बासानी ये पता चल गया है कि इन तीन मैट्रिसेस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये मैट्रिक्स मिल रही है। ये मैट्रिक्स अगर मैं आपसे कहूं रोटेशन मैट्रिक्स है, तो दिस इज रोटेशन, यानी कि ये मैट्रिक्स एक तो रोटेशन करती है, उसके बाद स्केलिंग करती है और उसके बाद इनवर्स रोटेशन करती है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, कि अगर वो मैट्रिक्स को हम सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोज कर लें तो हमें अंदाजा हो जाता है कि वो मैट्रिक्स एक्चुअली क्या कर रही है। ठीक है जी? यस सर। ये देखिए ये मैट्रिक्स थी, इसको देख के बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। इसको जब हमने ये वाली मैट्रिक्स निकाली तो पता चला कि यार ये तो पहले जो है वो रोटेट करती है, उसके बाद स्केल करती है और फिर रोटेट करती है। तो मैट्रिक्स को देखकर सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन करने के बाद हमें आसानी से अंदाजा हो जाता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम ये मैट्रिक्स को अप्लाई करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन किस किस्म की होगी। ये देखें, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन रोटेट किया आपने, अगर वो मैट्रिक्स डायरेक्ट अप्लाई करते हो तो आपको पता ना चलता कि ये चीज यहाँ से आ रही है, लेकिन जब उसको सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोज किया तो पता चला कि ये रोटेट कर रही है, फिर स्केल कर रही है और फिर रोटेट कर रही है। लास्ट में ये समरी है लेक्चर की और ये हमने कंप्लीट कर लिया मॉड्यूल अपना। अब मैं लेक्चर को इसको बंद करके दोबारा चलाऊंगा, जिसमें आपका फीडबैक लेना होगा और आपकी अटेंडेंस जो रह गई है वो भी हम उसमें कवर कर लेंगे। ओके, मैं बंद करके दोबारा चला रहा हूँ। ओके सर।